सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ्स के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और रिपीट भी होते हैं। इन्हीं पे प्रश्न जो होते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही वाले हैं परीक्षा में। तो अभी आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ग्रुपों में, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और अच्छे से इस क्लास को अटेंड कर पाएं, सभी प्रश्नों को समझ पाएं और उत्तर देते हुए आप लोग चलिएगा, खुद से सॉल्व करते हुए और उत्तर देते हुए चलिएगा। तो पहले प्रश्न का देखिए, आप उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। अब लीप वर्ष की बात की जा रही है और पहला दिन बता दिया गया है मंगलवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा यह पूछा जा रहा है। क्या होगा? बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, क्या होगा आप लोग बताइए। अब लीप वर्ष मतलब कि उस वर्ष जो वर्ष 4 से विभाजित होता है और जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जनरली आपको पता है कि 365 दिन होते हैं वर्ष में, लेकिन ये साधारण साल जो होता है, साधारण वर्ष होता है, उसकी बात जो वर्ष में फरवरी 29 की होती है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो दिन अगर मंगलवार से शुरू हो रहा था तो पहला दिन अगर मंगलवार था साल का, तो साल का अंतिम दिन भी मंगलवार होता। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन आगे बढ़ा दीजिए, तो मंगलवार का क्या हो जाएगा? बुधवार। तो यदि लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उसका अंतिम दिन मंगलवार का एक दिन और आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? बुधवार। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बुधवार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 देखिए। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई है। अब ये देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया है? एक घनाभ, ठीक है, एक घनाभ की बात की जा रही है। घनाभ को समझिए आप। घनाभ जैसे आपका डस्टर का आकार होता है या किसी गत्ते का जो आकार होता है, ठीक है, वो क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है। अब इसमें बोल रहा है कि 3 संलग्न फलक, 3 संलग्न फलक मतलब कि एक साथ लगे हुए फलक, मतलब कि ये एक फलक हुआ, एक फलक ये हुआ, एक ये सामने वाला फलक, ये 3 क्या है? संलग्न फलक हैं। ठीक, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात नहीं दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। भुजाओं का अनुपात अगर आप करेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा और जनरली यही दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा था यूपी टेट 2016 में कि 3 संलग्न फलकों का अनुपात आपको दिया गया है और आयतन दिया गया है, तो आपसे भुजा पूछा जा रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए हम लोग मान लेते हैं जो भुजाएं हैं, जो घनाभ की भुजाएं हैं वह क्या है? मान लेते हैं भुजाएं हैं एक्स, वाई और जेड। ये भुजाएं, क्योंकि भुजाएं हमको पता नहीं है। अब देखिए हमको दिया क्या गया है, हमको पृष्ठों का, 3 संलग्न पृष्ठों का अनुपात दिया गया है। तो एक ऐसे ये भुजा अगर एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो इस फलक का क्या होगा? क्षेत्रफल x इंटू वाई, ठीक है, और इसका क्या होगा? इसका होगा y इंटू जेड, और इसका ये ऊपर वाले का क्या होगा? इसका हो जाएगा x इंटू जेड। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो जाएंगे तीनों फलकों के। ठीक है, तीनों फलकों के क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई एक फलक और दूसरा फलक हो जाएगा वाई जेड और तीसरा फलक हो जाएगा जेड एक्स। इन्हीं का अनुपात दिया गया है। देखिए इन्हीं का जो अनुपात दिया गया है, यह दिया गया है। यह अनुपात कितना है? 7:10:14 यह दिया गया है। ठीक, अब यहां से
अगर हमको ये तो अनुपात दिया हुआ, ठीक है, अगर इसका एग्जैक्ट मान हमको लिखना है तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, अगर a मानते हैं कि a से गुणा हुआ होगा तो 7a 10a और 14a, ठीक है। ये देखिए अनुपात दिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट मान हम लोग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा मान, ठीक। अब इसके बाद आपको दिया गया है घनाभ का आयतन। यहाँ पे क्या दिया गया है, घनाभ का आयतन आपको दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं घनाभ के आयतन का। घनाभ का जो आयतन होता है आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो भुजाएं हमने माना था एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए घनाभ का आयतन हमको दिया कितना गया है, 350 दिया गया है, ठीक। अब यहां से एक्स वाई जेड को हम लोग चाहें तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। देखिए कोई अंतर नहीं हुआ, हमने स्क्वायर किया है और अंडर रूट लगाया है। ऐसा हमने क्यों किया है यह अभी आप आगे देख लेंगे। देखिए 350 फिर अंडर रूट, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक। या फिर इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड और जेड इंटू एक्स। अब ये देखिए आपको तीनों फलकों के क्षेत्रफल के रूप में यह दिख रहा होगा, ठीक है। अब इन्हीं तीनों फलकों का क्षेत्रफल का मान यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है। अनुपात जो दिया था उससे हम लोगों ने इन तीनों फलकों के क्षेत्रफल का मान बस किसी कांस्टेंट का गुणा कर दिया तीनों में, ये हो जाएंगे। इनका मान इसी तरीके से मानते हैं, हमने भुजाएं माना था, भुजाएं से हमको क्षेत्रफल मिला और क्षेत्रफलों का अनुपात हमको दिया गया था। तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया रहता है, आपको पता है कि भुजाओं का अनुपात अगर दिया रहता, ये भुजाओं का अनुपात होता, तो इसी तरीके से हम भुजाएं भी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्षेत्रफलों का अनुपात है तो ये क्षेत्रफल माने गए हैं। 7a 10a 14a ये क्या हो जाएंगे, क्षेत्रफल के अनुपात के मान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे लिखिए 7a इंटू 10a इंटू 14a, ये हो गया 350 के बराबर। अब स्क्वायर रूट अगर हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा 7a इंटू 10a इंटू 14a बराबर 350 का स्क्वायर या 350 गुणे 350। अब यहां से a की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए तो देखिए a क्यूब बराबर हो जाएगा, बाकी जितने गुणे में हैं उनको नीचे भेज दीजिए, तो 350 गुणे 350 बटे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10 गुणे 14, ठीक। अब शून्य से ये 350 का शून्य काट दीजिए, 7 से काटेंगे आप, 7 पच्चे 35 और 14 को 7 से काटिए, 2 बार में कटेगा, और 350 को आप काटिए तो 5 और शून्य 50 बार में कटेगा। फिर इस 2 से 50 को काटिए तो 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए a क्यूब बराबर हो जाएगा 5 गुणे 25, या 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, तो a क्यूब बराबर देखिए आपको दिख रहा है 5 का क्यूब और a का मान कितना आ जाएगा 5, तो a की वैल्यू यहां से हमको 5 मिल जाएगी। अब यहां से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू जो है वह 7a है, यहां से लिखिए एक्स वाई का जो वैल्यू है वह 7a है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 35 हो गई। इसी तरीके से वाई जेड की जो वैल्यू है वह 10a है, 10a है तो ये कितना हो जाएगा 50, और जेड एक्स की जो वैल्यू है वह है 14a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ठीक। तो ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक 3 समीकरण आपको मिल गए हैं और 3 अननोन हमारे पास है एक्स वाई जेड। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए एक्स वाई बराबर 35 हमारे पास है, या फिर वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 35 बटे एक्स, ठीक है। वाई की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये वाई की वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे, ठीक है। यहां अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 35 बाई एक्स इंटू जेड बराबर 50, ठीक। यहां से लिख सकते हैं 35 जेड बराबर 50 एक्स और जेड बराबर 50 एक्स बटे 35, ठीक। अब इस जेड की वैल्यू यहाँ तीसरे समीकरण में पुट करेंगे तो देखिए 50 एक्स
गुणे 50 x गुणे x और यहाँ बटे में 35, ये बराबर है 70 के। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 50 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 70 गुणे 35। फिर x इंटू एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 70 गुणे 35 बटे 50। देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 से हम काटेंगे 35 को, 7 बार में कट जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7, और ये x की वैल्यू 7 हम यहाँ पे रखेंगे पहले समीकरण में। तो देखिए x इंटू वाई बराबर है 35 और x हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 5, और इसी x की वैल्यू हम लोग तीसरे समीकरण में रखेंगे z इंटू एक्स बराबर 70, तो z की जो वैल्यू आ जाएगी 10, और एक्स वाई जेड हमने किसको माना था, भुजाओं को, जिसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है वह z का है 10। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगी वह हो जाएगी z 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ये, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है इसमें, लेकिन ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः a मीटर क्यूब, b मीटर क्यूब और c मीटर क्यूब है, इसका आयतन होगा। अब घनाभ की 3 संलग्न फलकों का जो क्षेत्रफल हमको दिया गया है, इसका आयतन पूछ रहा है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये देखा था, संलग्न भुजाओं का हमको वहां पे भी क्या क्षेत्रफल दिया था और आयतन से हम कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो संलग्न अगर एक्स वाई जेड वही मानते हैं हम लोग भुजाओं को एक्स वाई जेड, तो a बराबर क्या होगा, a मतलब x इंटू वाई, और b बराबर क्या होगा y इंटू जेड, और c बराबर क्या होगा, ये होगा z इंटू एक्स। ठीक है, और अगर हम लोग आयतन की बात करें तो वो होगा x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, आयतन जो होगा वह x इंटू वाई इंटू जेड होगा, और इसी को अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल के फॉर्म में देखिए लिखा गया है, क्षेत्रफल के फॉर्म में लिखा गया है, तो अब इसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सभी का आप गुणा कर देंगे, सभी का आप गुणा कर देंगे एक्स वाई जेड, ये हो गया आयतन। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आयतन हमको मिल गया है एक्स वाई जेड, तो अब इसको हम लोग एक्स वाई जेड को कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी को आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो अंडर रूट में इसको हम लोग x इंटू वाई, वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स लिख सकते हैं, और फिर अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एक्स वाई को यहां से हम लोग देखिए यहां से a और वाई जेड को b और जेड एक्स को c लिख सकते हैं, तो अंडर रूट a b c यही आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट a b c, a इंटू बी इंटू सी मीटर क्यूब, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a अंडर रूट 2। जो वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण होता है a अंडर रूट 2। अब विकर्ण को दोगुना किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर्मूले में रूट 2 तो कांस्टेंट है, अगर विकर्ण की लंबाई अगर घटानी बढ़ानी है तो आपको a भुजा को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो विकर्ण को अगर दूना करना है तो हमको क्या करना है, भुजा को दूना करना पड़ेगा, और अगर हम भुजा को दूना करते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर, यानी कि दिए गए वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। वृत्तों की जो परिधियों में अनुपात है, अब यहाँ पे देखिए वृत्त के परिधि की बात हो रही है, वृत्त के परिधि की बात हो रही है, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है
2 पाई r। ठीक, अब अगर हम लोग माने पहला जो वृत्त है, क्योंकि यहाँ पे दो वृत्तों की बात हो रही है, उसका जो रेडियस है r1 है और दूसरा जो रेडियस है वह r2 है। ठीक, तो इनके परिधियों में अनुपात, तो 2 पाई r1 बाई 2 पाई r2, अनुपात का मतलब बटा, जो कि दिया गया है 3:1, यानी कि 3/1। अब यहाँ पे क्षेत्रफलों में अनुपात की बात हो रही है, तो क्षेत्रफलों में अनुपात में क्षेत्रफल में क्या आता है, पाई r1 का स्क्वायर बाई पाई r2 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 पाई अगर हम काट दें तो r1 बाई r2 यह कितना है, यह 3/1 है। यह वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई जो अनुपात दिया गया है। अब हमको निकालना ये है क्षेत्रफलों का अनुपात a1 बाई a2, यह हमको निकालना है। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो r1 बाई r2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। और ये जो पहलू हमको r1 बाई r2 की वैल्यू पहले से पता है, तो 3/1 का होल स्क्वायर यह कितना आ जाएगा, 9/1, यानी कि a1 बाई a2 कितना आ जाएगा, 9/1, यानी कि 9:1। जो क्षेत्रफलों, वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा वह 9:1 का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू तक पहुंचने में लगा समय। अब एक रेलगाड़ी है जो पी स्टेशन से 8:18 AM पे चली, 8:18 AM पे चली और क्यू स्टेशन पे पहुंच रही है, क्यू स्टेशन पे पहुंच रही है 10:28 PM पे। ठीक है, AM PM की बात है। अब देखिए 12 घंटे बाद क्या होगा, आप समझिए 12 आवर बाद सेम टाइम होता है, लेकिन AM PM चेंज हो जाता है, तो 8:18 PM बज रहे होंगे। ठीक है, 12 घंटे बाद। अब इसके बाद आप सोचिए 8 के बाद 10 PM, यानी कि 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा और लगेगा, और 18 मिनट से 28 मिनट, 10 मिनट और लगेंगे, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट और, 12 घंटे के अलावा 2 घंटे 10 मिनट और, यानी कि 14 घंटे 10 मिनट। टोटल कुल टाइम कितना लगा, 14 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थल पर पहुंचने का समय है। अब 6:14 AM पे गाड़ी चली है, यानी कि 6 बजे सुबह गाड़ी 6:14 पे चली है, उसके बाद 13 घंटे चल रही है और 13 घंटे 48 मिनट चल रही है। ठीक, इसको आप सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं, या जो मैंने आपको AM PM 12 घंटे के अनुसार भी आप जोड़ सकते हैं। तो सीधे सीधे अगर आप जोड़ते हैं तो 8 और 4 12 हासिल लगा 1, और 1 1 2 और 4 6 हो जाएगा। और 6 जैसे होगा या 6 से अधिक होगा, 6 हुआ तो 0 लिखेंगे, 7 हुआ तो 1 लिखेंगे, 8 हुआ तो 2 लिखेंगे, इस तरीके से। और 1 घंटे, क्योंकि 60 मिनट बाद 1 घंटा हो जाता है पूरा, तो 60 मिनट हम 1 घंटे में काउंट कर लेंगे, तो 1 यहाँ हो जाएगा। 1 और 6 7 और 13 20, तो ये कितना हो गया, 20:02 होंगे, यानी 12 में कितना जोड़े कि 20 हो जाए 8, तो 8:02 PM पर गाड़ी पहुंचेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। या इस तरीके से आप 13 घंटे 48 मिनट आपको जोड़ना है, तो पहले आप 12 घंटे जोड़ दीजिए तो 6:14 PM हो जाएगा, फिर 13 घंटे 48 मिनट, एक घंटे और जोड़ेंगे तो 7:14 PM हो जाएगा, और 48 मिनट आप और जोड़ोगे तो 8:02 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। माप की अवधारणा विकसित करना मतलब बच्चों को आपको सिखाना है कि माप क्या होती है। जैसे माप की बात मतलब कि लंबाई की बात, किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब माप का कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को समझाना है। किस तरीके से आप समझाना उसको शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ ऑप्शंस लिखे गए हैं। पहला है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं।
शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दो ऑप्शन आपके सामने आ गए। पहला ऑप्शन आ गया कि मानक इकाइयों का प्रयोग करना है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सारी इकाइयों का प्रयोग आपको विद्यार्थी को सिखाना है। दूसरा अमानक इकाइयों, जैसे कदम हो गया, कट्ठा हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें अमानक इकाइयां होती हैं। फिर तीसरा देखिए, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सरल अवलोकन, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये वस्तु ज्यादा लंबी है, कम लंबी है, या कदम से नापना, ये सारी चीजें क्या है, ये सरल अवलोकन है। फिर शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। अब मीटरी जो अलग अलग इकाइयां हैं मीटर की, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इनके बीच संबंधों को समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वह शिक्षार्थी को सरल अवलोकन करना। कोई भी चीज पहले वास्तविक दुनिया से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे सिखाने का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ ये वस्तु देखिए, ये इसकी लंबाई है और इस वस्तु की ये लंबाई है। तो पहले सरल अवलोकन आएगा, तो पहले तीसरा स्टेप आएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में जो बात लिखी गई है तीसरे ऑप्शन में वो बात आएगी। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अमानक इकाइयों, जैसे आप बच्चा जिस कमरे में पढ़ रहा है, यह कमरा इतने कदम लंबा है, इस तरीके से आप बात करके एग्जाम्पल करके सिखा सकते हैं माप को सिखाने के क्रम में। इसके बाद आप मानक इकाइयों की एक स्केल पे दिखा सकते हैं कि हाँ अगर वस्तु इतनी लंबी होगी तो इसे 1 सेंटीमीटर कहेंगे, और इतनी लंबी होगी तो 5, 15, इस तरीके से आप बता सकते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो ये इसके बाद मानक इकाइयों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन में जो बात लिखी गई है। फिर इसके बाद चौथा, जो अब हम लोग संबंध विभिन्न विभिन्न इकाइयों के बीच, मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को बच्चों को बता सकते हैं। तो आ जाएगा चौथी बात। तो 3, 2, 1, 4 इसी क्रम में हम बच्चे को माप की अवधारणा सिखाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होती है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, अधिक अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो आप खुद से सोचिए, उत्तर दीजिए कि इसमें क्या सही होगा। तो सभी अवधारणाओं को समझना, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं गणित के उनको समझना, उनको लागू करना और उनमें संबंध खोजना, ये होता है अच्छे गणितज्ञ का विशेषता। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, 2 अंकीय संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणन का योग पर वितरण के नियम, या गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो इसमें अगर 2 या 2 से अधिक अंकीय संख्याओं का आपस में गुणा आपको बच्चे को सिखाना है, तो आपको जो जरूरी नॉलेज बच्चे के पास पहले से होना चाहिए वह गुणन का योग पर वितरण के रूप में यह जानकारी होना आवश्यक। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखिए ऑप्शन ए, संकल्पनाओं का उत्तर कक्षा में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो बच्चा जानता है जो कंक्रीट चीजें हैं उसको बताना, फिर उसको अमूर्त की ओर ले जाना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 12 है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों के को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, या ऑप्शन बी, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, ऑप्शन सी, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, ऑप्शन डी, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण या परियोजना। तो क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि वास्तविक जिंदगी से आपको संबंध स्थापित करना है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि वे दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दो संख्याओं से बड़ी होती है। आप इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? अब आपने जनरली जब आपने दो संख्याओं का गुणा किया, 3 गुणे 5 आपने किया तो आपको मिला 15। अब कक्षा 4 का विद्यार्थी सोचता है कि हम जब भी गुणा करते हैं तो जो संख्या है वह बड़ी आती है निकल के, ठीक है। तो इसको आप कैसे, यह जो कॉन्सेप्ट बना है उसके दिमाग में, इसे आप कैसे सही करोगे? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, एक पूर्ण संख्या एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या रेखा पे आप दिखाएंगे या इसी संख्याओं के बारे में योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, या दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करेंगे, या ग्रिड पेपर पे दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ग्रिड पेपर यानी कि ग्राफ पेपर पे। तो सबसे सही जो मेथड होगा वह ग्राफ पेपर पे आप दो संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित कर दीजिए। बच्चा खुद ही उसके एरिया को देख करके समझ जाएगा कि हाँ यह दो संख्याओं का जो गुणा है वह छोटा भी आ सकता है। अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाए तो अगर संख्या जो है वह 0 से 1 के बीच की है, दशमलव संख्या या कोई भिन्न संख्या है, तो उसका जो मान हो सकता है वह कम भी आ सकता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। दूसरा है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संबंध अगर आपको समझाना है तो पहले अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ये क्लास मान लेते हैं, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वह आप बताइए कि बच्चे इस क्लास की जो लंबाई है वह 20 कदम की है, ठीक। लेकिन कदम कोई एग्जैक्ट मापन तो है नहीं, तो पहले आप अप्रमाणिक मापन से बच्चे को सिखाइए कि हाँ इस तरीके से मापन होता है। फिर उसके बाद प्रमाणिक मापन, आप मीटर फुट की बात करिए, मीटर की बात करिए, फुट की या सेंटीमीटर की बात करिए। फिर उसके बाद आप दिखाइए कि हाँ कमरा जो है यह 15 फुट लंबा है या 20 फुट लंबा है, ठीक है। ऐसे बच्चे को बताइए तो वह समझेगा कि हाँ अप्रमाणिक मापन में त्रुटियां होती हैं, और अगर हमको सही सही चीजें नापनी है तो हमें प्रमाणिक माप का ही प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले अप्रमाणिक मापों का प्रयोग कर लेना है, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ क्या क्या त्रुटियां आ सकती हैं अगर हम अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करते हैं, और बाद में बच्चों को प्रमाणिक मापों का प्रयोग करना आपको सिखाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, गणितीय खेल की पहेलियां मदद करती हैं, किस चीज में मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी जो
स्टेटमेंट है, सही है। अब देखिए चौथा है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। बिल्कुल, आप देखते हैं मैथ्स में आप अलग अलग समस्याएं हमेशा सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो समस्या समाधान का जो कौशल है, आपकी जो स्किल है वह डेवलप होती है। इस तरीके से यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना था। सभी विकल्प जो है ए बी सी डी ये सही है आपके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड, मोतीमाला, ग्राफ पेपर या गिनतारा? तो यहाँ पे सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा वह उपयुक्त होगा ग्राफ पेपर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? अब कई बच्चों को आपको पता है कि देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनके लिए क्या चीजें गणित के शिक्षण में क्या चीजें प्रयोग लाई जा सकती हैं, यह यहाँ पे ऑप्शंस में हमको देखना है। देखिए ऑप्शन ए है टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन सी है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन डी है कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए प्रयोग होगा वह होगा, जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए संख्या चार्ट देखने वाला अलग आता है बच्चों का, जिनको देखने में दिक्कत आती है उनके लिए अलग संख्या चार्ट और कंप्यूटर का प्रयोग हो सकता है, और जियो बोर्ड का। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। देखो आधा धन 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको देखिए जो जोड़ है वह यहाँ पे गलत किया गया है, ठीक, जो जोड़ है वह गलत किया गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ए लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को समझाने में बच्चों को सहायता करें। इसको सुधारने के लिए कि बच्चा ये गलती ना करे, इसके लिए आपको क्या करना है? बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें। सी इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। ऑप्शन डी प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों को सहायता करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्त की जो अवधारणा है उसको समझने में बच्चे को सहायता करना है, ताकि जो पहले वह लघुत्तम समापवर्त निकाल ले, ठीक है, पहले वह हर समान कर ले और उसके बाद वह लिखेगा, तब वह गलती नहीं करेगा, ठीक है, तब वह भिन्न को जोड़ने में गलती नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चे को सहायता करना है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, जब राजन के सामने वार्तिक समस्या आती है तो वह पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ या गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो राजन देखिए एक बच्चा है क्लास का, वह उसके सामने जब वार्तिक समस्या आती है तो वह पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। तो वार्तिक समस्या आ रही है, मतलब कि वह भाषा को नहीं समझ पा रहा है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि बाद में भी सभी आपके जो सहपाठी हैं, भाई बहन हैं, वह इस क्लास को अच्छे से पढ़ पाएं और अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर पाएं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, आप लोग उत्तर दीजिए। कक्षा 2 के एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा।
कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पे 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो देखिए, 4 इकाई और 3 दहाई लिखने को बोला गया, यानी कि 34 लिखने को बोला गया और कुछ बच्चों ने 43 लिख दिया। तो इसको कैसे सुधारना है आपको? तो देखिए, ऑप्शन सही चुनना है। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थी को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने को कहेंगी। तो सबसे पहले आपको गणित में जो संख्याओं की स्थिति है उसको बच्चों को दिखाकर प्रदर्शित करके समझाना होता है, ठीक है। तो बच्चा पहले खुद प्रदर्शित करे गिनतारे पे सभी संख्याओं की स्थिति, इकाई को इकाई की स्थिति पे और दहाई को दहाई की, फिर उसके बाद जब वह संख्या लिखेगा तो वह सही लिखेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा, विद्यार्थी को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही सही ढंग से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल कर लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और जहां कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा हो किसी भी प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट करिएगा। सभी लोग उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे और जहां भी कहीं भी दिक्कत आएगी तो लास्ट में मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। और अगर कहीं कॉन्सेप्ट में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मैथ की क्लासेस देख सकते हैं यूपी टेट सी टेट की। और साथ ही अगर आपको फिर भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं और क्लासेस लेने के लिए भी कह सकते हैं। और कैसी लगी ये क्लास आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपने 5 दोस्तों में कम से कम आपको शेयर करना है, जो आपके खास 5 मित्र हैं उनको अधिक से अधिक आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सभी ग्रुपों में शेयर करना है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए सभी क्लासेस की। रोज शाम 7 बजे क्लास आपको मिलती है और 8 बजे दूसरी क्लास मिलती है। तो इसी तरीके आप चैनल से जुड़े रहिए और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।